तो स्टूडेंट्स, मेडिवल हिस्ट्री का एक बहुत ही डायनामिक कैरेक्टर मोहम्मद गजनी को पढ़ने के बाद हम मोहम्मद गौरी को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है मोहम्मद गौरी। टाइम टेन्योर की बात करें तो 1175 से लेकर के 1206 AD तक। कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान के गजनी क्षेत्र में जब मोहम्मद गजनवी की डेथ हुई, उसके बाद मोहम्मद गौरी जो कि गजनी वंश के पतन के बाद गोर कबीले से ताल्लुकात रखता था, इसने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और फाइनली भारत पर आक्रमण कर दिया। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ धन संपदा होती है वहाँ अक्सरहा लूट होती ही होती है। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गजनवी के ट्रैक को फॉलो करते हुए भारत, जो कि ये कह सकते हैं हम कि पूरी तरीके से लैंड था, ये फर्टाइल लैंड था, उधर अटैक करना स्टार्ट किया। अगर हम बात करें इन दोनों के आक्रमणों में क्या अंतर रहा, इट मीन्स कि गौरी और गजनी के आक्रमणों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि यहाँ सिर्फ उद्देश्य रहा धन को लूटना, लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ धन लूटना नहीं, ये चाहता है कि भारत में भी एक इस्लामिक स्टेट को एस्टैब्लिश करना। तो दिस आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मोहम्मद गजनवी एंड गौरी इन्वेजन्स। तो यहाँ से गजनी के अलग उद्देश्य, कैसे उद्देश्य अलग रहा कि ये सिर्फ धन लूटना नहीं चाह रहा है, यानी कि धन लूट करके कब तक आप यूज करेंगे। उसने कहा कि क्यों नहीं हम इस्लाम के रिलीजन को भी एक्सपेंशन दें और भारत जैसी भूमि पर भी इस्लाम का झंडा बुलंद किया जाए। फिलहाल तो दो प्रमुख युद्ध दिखाई दे रहे हैं। तराइन का प्रथम युद्ध आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, किसी भी C क्लास का जॉब हो, इवन B क्लास यानी PCS वगैरह में, और IAS में तो पूछता ही पूछता है। यानी तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 में हो रहा है। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान जैसा शासक रहा। पृथ्वीराज चौहान ने कितने अधिक युद्धों को लड़ा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की स्मृति में ही पृथ्वीराज रासो लिखा गया है और ये ग्रंथ लिखा है चंदवरदाई ने। तो मेरा ख्याल है कि सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझ पा रहे हैं। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा है। पृथ्वीराज रासो एक वीरता से भरा हुआ ये काव्य है जिसे चंदवरदाई ने लिखा है। तो यह युद्ध किसके बीच में हुआ, एक तरफ है गौरी और दूसरी तरफ है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है कि इस युद्ध में गौरी को पराजित कर दिया, लेकिन उसने उसकी हत्या नहीं की। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में यह पृथ्वीराज चौहान की बड़ी फॉल्ट रही। फिलहाल अगर हम बात करें कि इस युद्ध का निर्णायक तौर पर पृथ्वीराज चौहान विजेता हुआ, लेकिन दूसरे ही युद्ध में आप देख सकते हैं 1191 और 1192, इवन विद इन 1 ईयर दोबारा गौरी ने शक्ति को केंद्रित किया, यूनाइट किया, एंड अगेन इन द बैटल फील्ड ऑफ तराइन अगेन वॉर टू प्लेस। और इस युद्ध में दोबारा गजनी का ये जो क्षेत्र है, गौरी जो शासक गौरी है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोबारा एक दूसरे के आमने सामने हुए और इस आमने सामने युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया। पृथ्वीराज चौहान हार तो गया, अब यहाँ से गौरी को लेकर के कई इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके की कहानियाँ लिखी हैं, जिसकी चर्चा हमें चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में मिलती हैं। कहानी क्या है, कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान भले हार गया, लेकिन उसका तत्काल युद्ध भूमि में नहीं मारा गया, बल्कि उसको ले जा कर के एक जगह, ये कहानी बताई जाती है कि बहुत बड़े ऊंचाई वाले स्थल पर बैठा दिया गया। पृथ्वीराज चौहान के विषय में ये कहा जाता है कि वो शब्द भेदी बाण चलाया करता था, यानी कि आँख पर पट्टी भी अगर बांध दिया जाए, सिर्फ ध्वनि के आधार पर वो अपने तीर को छोड़ता था और अपना शिकार कर लेता था। इसको टेस्टिंग करने के लिए गौरी ने एक चांस दिया कि चलो ठीक है, हम भी देखना चाहते हैं। तो 22 गज के ऊंचाई पर पृथ्वीराज चौहान को टेस्ट करने के लिए दिखाया गया। गौरी 22 गज वाले स्थान पर बैठा था। पृथ्वीराज चौहान को टेस्ट करने के लिए कहा तो अपना बाण छोड़ो। कहा जाता है कि चंद्रवरदाई, जो कि इसका दरबारी कवि था, पृथ्वीराज रासो का रचयिता, चंद्रवरदाई अपने श्लोकों के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से बोलता रहा
और उसी ने अपने कविता में इंडिकेट कर दिया कि एक्चुअल पोजीशन गौरी की कहाँ है। इसी पोजीशन के आधार पर पृथ्वीराज चौहान ने बाण छोड़ दिया और गौरी का हत्या हो गया। फिलहाल ये एक कहानी है। दूसरी तरफ ये बताया जाता है कि नहीं, गौरी ने उसको पराजित करने के बाद मार डाला, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को समाप्त कर दिया। फिलहाल चंदावर का युद्ध, यह युद्ध गौरी और जयचंद के बीच में ये युद्ध हुआ था। कहा यह जाता है कि जयचंद वही है जिसने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करने के लिए इसने गौरी का तराइन के द्वितीय युद्ध में सहयोग किया था। लेकिन कहा यह जाता है कि युद्ध भूमि में कौन कब दोस्त हो जाए और कब कौन दुश्मन हो जाए, खास करके राज सत्ता पाने के लिए, इसका कहीं कोई गारंटी नहीं है। तो चाहे वो मध्यकाल का दौर रहा हो, चाहे आधुनिक काल का ब्रिटिश काल रहा हो, या आज हम भले डेमोक्रेटिक शासन में रूल हो रहे हैं, गवर्न हो रहे हैं, लेकिन आपने आज भी देखा होगा कि कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने सरकार बनाने के लिए किस तरीके से दल बदल कर देते हैं, विधायकों को लेकर के टूट जाती हैं, दूसरे को समर्थन दे देती हैं। तो स्टूडेंट्स, समझना ये है कि राज सत्ता का जो गणित है, ये कब किधर मुख हो जाए, कब किधर घूम जाए, कब किधर शिफ्ट हो जाए, इसके विषय में कुछ भी स्पष्ट रूप से कह पाना गंवारा नहीं गुजरता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो राज सत्ता का सुख है, इसको पाने के लिए आदमी हर गुणा भाग, हर मैथमेटिक्स, हर इक्वेशन, हर समीकरण को भिड़ा देता है, क्योंकि इसके केंद्र में एक ही चीज़ दिखाई देती है और वह है राज सत्ता का अधिक से अधिक उपभोग करना, कंज्यूम करना। तो जहाँ तक अन्य बातें हैं समाज को चलाने के लिए कि नैतिकता है, चरित्रता है, हम ईमानदार हों, शुचिता का परिचय दें, तो राज सत्ता की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ये शब्द लगते हैं कि बौने हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक चौथा जो इम्पोर्टेंट युद्ध है, चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया। और इस युद्ध की खासियत ये रही कि जिस जयचंद ने गौरी को समर्थन दिया था तराइन के द्वितीय युद्ध में, आज वही युद्ध भूमि में गौरी के सामने खड़ा था और गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया। और फाइनली 1194 में गौरी दोबारा विजयी हुआ। फिर भी आप देख सकते हैं कि 1194 से लेकर के 1206 तक ये भी एक बड़ा गैप है, 1206 तक। और इस 1206 के दौर में गौरी अलग अलग जगहों पर आक्रमणों के द्वारा अपने पावर को इस्टेब्लिश करता रहा। और फाइनली 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ उसकी दुश्मनी थी। खोखर जो कि एक लड़ाकू कौम है, एक आदिवासी कौम है, उससे गौरी के विवाद थे। और कहा यह जाता है, इतिहासकारों ने लिखा है कि गौरी जब नमाज पढ़ रहा था तो उसी समय ये जो खोखर हैं उन्होंने आकर के पीछे से चाकू घोंप दिया और इस तरीके से गौरी की मृत्यु हो गई। यानी कि 1206 में जिस ड्रीम को उसने देखा था एक इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिए, उस ख्वाब को, उस ड्रीम को पूरा किया, इसी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। और इसी दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग डायनेस्टीज़ ने रूल किया। तो हम लोग एक 1 बाय 1 करके उसको स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इस लेक्चर के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। आपका एक लाइक, एक कमेंट कहीं ना कहीं हमें और हमारी टीम को हौसला देता है। अपनी कमेंट्स के ज़रिए आप ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो में और कौन से पार्ट्स को जोड़ दिया जाए ताकि आपके लिए इंटरेस्टिंग हो और आप अपने एग्ज़ाम्स में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।